बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, अगर ऑपरेशन के बाद पेशेंट प्रेजेंट हो जाए चेस्ट पेन के साथ, किस मसले के साथ? चेस्ट पेन के साथ, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इट मे बी पोस्ट ऑपरेटिव माइकार्डियल इंफार्क्शन। चेस्ट पेन है पेशेंट में तो इट मे बी पोस्ट ऑपरेटिव एमआई। सिंपल है। माइकार्डियल इंफार्क्शन वो कंडीशन है जिसमें ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, blood supply to the muscle of heart decrease and there is the infarction या necrosis of the heart tissue। तो पोस्ट ऑपरेटिव इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन किस तरह, ये कब होता है? तो इट अकर ड्यूरिंग ऑपरेशन और in first few days, in first 2 to 3 days। ये चेस्ट पेन या तो ऑपरेशन के दौरान होता है या आफ्टर 2-3 डेज। इसके लिए दो टाइप के हम इन्वेस्टिगेशन, अगर एमसीक्यूज में इस तरह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन फर्स्ट 6 आवर, तो फिर ईसीजी है। हम ट्रोपोनिन चेक करते हैं, वो ब्लड में ज़्यादा होते हैं लेकिन बाद में। तो पहले हम क्या करेंगे? इन फर्स्ट 6 आवर, तो गोल्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट 6 आवर में हमारे पास कौन सी है? ईसीजी। ईसीजी। और इसके बाद द मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी है? मोस्ट स्पेसिफिक या रिलायबल? मोस्ट स्पेसिफिक। तो बाद में हम क्या चेक करेंगे? एंजाइम, और वो एंजाइम कौन सी है? ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई मोस्ट स्पेसिफिक फॉर माइकार्डियल इंफार्क्शन। इसकी ट्रीटमेंट सिंपल है, जिस तरह हम आम एमआई के जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट सिंपल एज नॉर्मल एमआई। अच्छा, स्पेसिफिक हार्ट के लिए ये ट्रोपोनिन आई एंजाइम ये सिर्फ हार्ट की मसल में है। अगर ये ब्लड में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हार्ट की सेल जो है उसकी निक्रासिस है। ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट जिस तरह, तो आम सिंपल एमआई के लिए हम किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं? मोना के थ्रू, MONA। एम पर मॉर्फिन, जितने भी सीवियर पेन हो तो इसके लिए हम मॉर्फिन दे सकते हैं। ओ पर ऑक्सीजन। अब ये इंफार्क्शन निक्रासिस किस चीज की वजह से है? हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम है तो हम ऑक्सीजन देंगे। और इन पर नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन का काम क्या है? कि कोरोनरी आर्टरी को ये डायलेट कर देता है, तो फिर ब्लड सप्लाई आसानी से होगी। तो नाइट्रोग्लाइसरीन। और इसके साथ ए पर एस्पिरिन। एस्पिरिन का काम क्या है? ब्लड थिनर। तो ये भी अगर थ्रम्बस है तो एस्पिरिन, ये इसकी ट्रीटमेंट है। दूसरा, जब दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वो कंडीशन है, लेट सपोज हमारे पास ये हार्ट है और इसकी 4 चैम्बर है, इससे निकला है क्या? एओर्टा। ये पल्मोनरी ट्रंक है इस तरह, ये पल्मोनरी ट्रंक है। तो फिर ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी इस तरह ये है। ये राइट लंग्स को ब्लड सप्लाई कर देता है, ये लेफ्ट को।
ठीक है। अब ये यहाँ से हमारे पास इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा, इस तरह के। तो अब ये इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा को, इंफीरियर वेना केवा को एक हेपेटिक वेन है, जेटी की ब्लड सप्लाई, जेटी की जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी जब वो एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर ये लीवर में जाता है, और लीवर के बाद हेपेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा। तो इसका मतलब है कि जीआईटी में कोई मसला हो, उसकी मेसेंटेरिक वेन हो या जो भी वेन हो, उसकी थ्रम्बस हो तो उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो सकते, वो तो लीवर में जाता है, तो लीवर में वो स्टॉप होगी। अब अगर लेग्स में कोई डीप वेन थ्रम्बोसिस है या रीनल आर्टरी का मसला है, तो वो इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्ट अपना ब्लड डालता है, तो उसकी वजह से राइट आर्टरी में आई, राइट आर्टरियम में आएगी, फिर राइट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ पे क्या होगी, स्टक होगी, तो इसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सिंपल है। अब जब ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए तो ब्लड लंग में जाएगी नहीं, तो बैकवर्ड प्रेशर ज्यादा होगी, बैकवर्ड प्रेशर ज्यादा होगी, राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर ज्यादा, और ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसको हम सेंट्रल वेनस प्रेशर कहते हैं। सो सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या होगी, इंक्रीज, या यहाँ पे नेक में ये वेन डायलेट होगी। सिंपल है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों होते हैं? अब जब हम ऑपरेशन करें, आफ्टर ऑपरेशन या पोस्ट ऑपरेशन, यहाँ पे क्या मसला होता है, पेशेंट तो वॉक नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो पेशेंट इमोबिलाइज होते हैं, इमोबिलाइज, तो इसमें थ्रम्बस की चांसेस क्या है, इंक्रीज रिस्क फॉर थ्रम्बस, फॉर थ्रम्बो या थ्रम्बस, और इसकी वजह से थ्रम्बो एम्बोलिज्म, इस थ्रम्बस से कोई पार्ट डिटेच हो जाए और ये यहाँ पे आ जाए तो इसको थ्रम्बो एम्बोलिज्म, और यह जब ये पल्मोनरी में आ जाए तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, थ्रम्बो एम्बोलिज्म, और जब ये पल्मोनरी आर्टरी में आ जाए तो फिर हम उसे कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सिंपल है। अब इसमें क्या होगी, पल्मोनरी, यहाँ क्लिनिकल पिक्चर में इसके लंग्स के जो लेयर है तो उसको हम प्लूरा कहते हैं, लंग के इर्द गिर्द जो लेयर है तो उसको हम प्लूरा कहते हैं, तो इसमें होगी प्लूरेटिक चेस्ट पेन, इसमें भी चेस्ट पेन होगी। अब डायपोरेसिस स्वेटिंग, डायपोरेटिक होगी। तीसरा, अब ये यहाँ पे सेंट्रल वेनस प्रेशर में ज्यादा है, तो इसका मतलब है हार्ट को ब्लड सप्लाई कम है, लंग को कम है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को कम है, तो हार्ट की जो आर्ट, फिर एओर्टा में ब्लड कम है, तो ब्लड कम है तो इसकी वजह से टेकिकार्डिया, हार्ट की रफ्तार ज्यादा होगी, तो इसमें क्या होगी, टेकिकार्डिया। सिंपल। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बेस्ट है तो वो सीटी एंजियोग्राम। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन सीटी एंजियोग्राम या दूसरा स्पाइरल सीटी भी कर सकते। अब देखो, इसकी प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं, प्रिवेंशन अगर हम चाहते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो जाए तो फिर हम प्रिवेंट थ्रम्बो एम्बोलिज्म, अगर थ्रम्बो एम्बोलिज्म हम रोके तो फिर इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें लिखिए प्रिवेंट थ्रम्बो एम्बोलिज्म आल्सो, प्रिवेंट प्रिवेंट थ्रम्बो एम्बोलिज्म, तो इसकी वजह से आल्सो डिक्रीज द रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब जब एम्बोलिज्म हो जाए तो इसके लिए ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे, तो एंटीकोगुलेंट, तो सिस्टेमिक एंटीकोगुलेंट देंगे, तो ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, सिस्टेमिक एंटीकोगुलेंट, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट।
अब इसके बाद इंस्पिरेशन भी हो सकता है। इंस्पिरेशन, थर्ड नंबर इंस्पिरेशन। ठीक है, अब इंस्पिरेशन क्या है? हमारे पास ये पोस्टीरियर साइड पे एसोफेगस है और ये क्या है? स्टमक। और इसके फ्रंट साइड पे क्या है? ट्रिकिया है। ये ट्रिकिया है। तो अब ट्रिकिया, एसोफेगस, सिंपल है। अगर ये गैस्ट्रिक कंटेंट एसोफेगस के थ्रू इसकी रिफ्लेक्स हो जाए और ट्रिकिया में चले जाए लंग्स में, तो इसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या है? अगर फूड पार्टिकल लंग्स में चला जाए, रिस्पायरेटरी ट्रैक में चला जाए, तो इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, तो इसमें लिख ले पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव अगर सवियर वॉमिटिंग हो, सवियर वॉमिटिंग, तो अब इसके लिए दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो ये फूड पार्टिकल, जीआईटी में हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, जीआईटी में एनारोबिक बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। तो अब ये फूड पार्टिकल अगर यहाँ ट्रेकिया में चले जाए, तो इसकी वजह से कौन सी निमोनिया हो सकती है? एस्पिरेशनल निमोनिया। तो इसकी वजह से या तो हमारे पास एस्पिरेशनल निमोनिया होगी, एस्पिरेशनल निमोनिया। और एस्पिरेशनल निमोनिया, तो इसमें लिख ले एन एरोबिक बैक्टीरिया। ये किस चीज की वजह से? एन एरोबिक बैक्टीरिया। सिंपल है, बिकॉज एनजीआईटी मोस्टली इन एरोबिक बैक्टीरिया। देखो, अगर सवियर वॉमिटिंग हो, तो ये वॉमिटिंग जब इस तरह जाएगी और ट्रिकिया में इसके पार्टिकल चले जाए, तो इसमें ये वॉमिटिंग में क्या है? एनएरोबिक बैक्टीरिया भी होगी, तो इसकी वजह से एस्पिरेशनल निमोनिया होगी। अब दूसरा, इसकी वजह से मेंडेलसन सिंड्रोम हो सकते हैं। कौन सी सिंड्रोम? मेंडेलसन सिंड्रोम। इसको हम कहते हैं कीमिकल निमोनाइटिस। कीमिकल निमोनाइटिस, निमोनाइटिस। अब ये यहाँ पे एचसीएल भी है, तो एचसीएल भी ऊपर जाएगी। अब एचसीएल यहाँ पे तो म्यूकस है, तो ये इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर ये एचसीएल यहाँ पे चले जाए और ट्रिकिया में आ जाए, तो लंग को डैमेज कर सकते हैं। ये एचसीएल तो बर्न एसिडिक, तो इसकी वजह से बर्न इंजरी ऑफ द लंग हो सकते हैं। और जब इस गैस्ट्रिक एसिड की वजह से लंग बर्न हो जाए, इसकी इंजरी हो जाए, तो इसको कहते हैं मेंडेलसन सिंड्रोम। सिंपली ये है, अगर ये गैस्ट्रिक एसिड जो एचसीएल है, इसकी वजह से लंग जल जाए, तो इसको हम मेंडेलसन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें लिख ले बर्न इंजरी, बर्न इंजरी टू द लंग ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड। तो अब ये ऐसे दो एमसीक्यूज आपके क्लियर है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए कि हम एम्प्टी स्टमक पे ऑपरेशन क्यों करते हैं, तो एक को एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, दूसरा मेंडेलसन सिंड्रोम को बंद करने के लिए। अब इसके लिए हम फिर प्रिवेंशन किस तरह करेंगे? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ओरल रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड, या हम ये जो ऑपरेशन मस्ट बी ऑन एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक पे हम ऑपरेशन करेंगे, एम्प्टी स्टमक। अगर स्टमक खाली है, तो फिर ये एस्पिरेशन निमोनिया होगी, एस्पिरेशन होगी नहीं होगी। दूसरा, हम इसमें ये मेंडेलसन सिंड्रोम को कम करने के लिए एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, कि एसिड ना हो तो एंटा एसिड भी देंगे। अब अच्छा, अगर इस तरह क्वेश्चन हो, तो इसके लिए हम जो ऑपरेशन करते हैं, तो दो इसमें, एक है 2-4-6 रूल और एक है 2-6 रूल। 2-6 रूल और एक है 2-4-6।
रूल। U26 रूल हमारे पास किस चीज़ के लिए है? अडल्ट के लिए। और ये किस चीज़ के लिए है? चिल्ड्रन। अगर सर्जरी हम अडल्ट में करते हैं तो ड्यूरिंग बिफोर द एनेस्थीसिया, जिस वक्त एनेस्थीसिया देते हैं तो इससे पहले 2 घंटे पहले हम वाटर को स्टॉप करेंगे, ठीक है, वाटर। और 6 घंटे पहले क्या? फूड। बिफोर एनेस्थीसिया, बिफोर एनेस्थीसिया, सिंपल है। अब यहाँ पे क्लियर वाटर हम 2 घंटे पहले, इसके बाद ब्रेस्ट मिल्क 4 घंटे पहले स्टॉप करेंगे अगर चिल्ड्रन में ऑपरेशन करना। ब्रेस्ट मिल्क, अगर वो फार्मूला मिल्क लेते हैं तो वो 6 घंटे पहले स्टॉप कर लेंगे। तो इसमें हम क्या? फार्मूला मिल्क। हाँ, वो फार्मूला मिल्क है। अच्छा, तो वाटर तो क्लियर वाटर है, तो इसमें ब्रेस्ट, इसमें लैक्टोज भी है, तो इसके लिए अच्छा, लेकिन इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। इसकी फिर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन डिफरेंट होती है, इसलिए हम इसकी जो फार्मूला है वो डिफरेंट है। मतलब क्लियर वाटर हो तो क्लियर वाटर आसानी से स्टमक से और इंटेस्टाइन से पास हो सकते हैं उसकी, वो तो फिर स्टमक खाली होगी। बाकी जो है तो उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन डिफरेंट टाइम में होता है, तो इसलिए इसकी जो रूल है वो डिफरेंट है। अच्छा, और इसके बाद टेंशन निमोथोरैक्स भी हो सकते हैं। टेंशन निमोथोरैक्स, निमोथोरैक्स। टेंशन निमोथोरैक्स क्या है? टेंशन तो आप जानते हैं, नीमो का मतलब है ईयर और थोरिक्स। अगर लंग के इर्द गिर्द ईयर ज्यादा हो, लंग को कंप्रेस करो तो टेंशन निमोथोरिक्स है। अब टेंशन निमोथोरिक्स क्यों होते हैं? अगर सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान हमारे पास ये लंग्स की इंजरी हो जाए तो इसमें लिख ले ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज लंग है, ट्रॉमाटाइज लंग है। और हम क्या देते हैं? पॉजिटिव प्रेशर के साथ इसकी वेंटिलेशन ईयर देंगे। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है? ये लंग है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या है? इसकी ये प्लेउरा है। ये क्या है? प्लेउरा। तो अब ये क्या है? ऑलरेडी डैमेज है, तो ये ईयर कहाँ पे आएगी? प्लूरल क्यूविटी में। तो प्लूरल क्यूविटी में आएगी तो इसमें लिख ले पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर के साथ जब हम वेंटिलेशन करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगी? टेंशन निमोथोरैक्स। और टेंशन निमोथोरैक्स में हम क्या करेंगे? इसकी बेस्ट पॉजिटिव प्रेशर जब हम ईयर देते हैं तो इसको मतलब जब बाहर निकालते हैं निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अच्छा, जिस तरह हम ज्यादा प्रेशर के साथ देते हैं तो इतना ज्यादा ही टेंशन निमोथोरैक्स होगी। दूसरा, ये बाहर से इंजरी हो, बाहर से गन शॉट हो जाए और इस तरह ये प्लूरल क्यूटी, ये बाहर लेयर डैमेज हो जाए तो फिर भी टेंशन निमोथोरैक्स हो सकते हैं। वैसे वो तो बाहर से अगर एयर जाएगी तो उसकी साथ है, वजह से है। और ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की वजह से होती। अब पॉजिटिव, हम ऑपरेशन के बाद ज्यादातर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ऑक्सीजन की कमी होती है तो इस वजह से डिसओरिएंटेशन होती है, तो इसके लिए हम ज्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं तो इसकी वजह से टेंशन निमोथोरैक्स भी हो सकते हैं। अब देखो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल ट्रीटमेंट, अगर ये हम एयर को बाहर न निकाले तो फिर इसकी वजह से लंग कोलैप्स होगी। लंग कोलैप्स होगी तो फिर हार्ट से ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे? नीडल डिकम्प्रेशन। ट्रीटमेंट क्या है? नीडल
डिकम्प्रेशन। और इसमें हम किस तरह क्लिनिकल फीचर क्या होगी, तो वो तो जब ये ज्यादा हो, टेंशन नमोथोरैक्स हो, जुगुलर वेनस प्रेशर ज्यादा होगी, सेंट्रल वेनस प्रेशर ज्यादा, हार्ट से ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगी तो सेंट्रल वेनस प्रेशर ज्यादा, और बीपी कम या ज्यादा, कम। सेंट्रल वेनस प्रेशर जब भी ज्यादा हो तो बीपी कम होगी। तो हम इसमें नीडल डीकम्प्रेशन करेंगे। नीडल हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब लेकिन नाउअडेज ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे एंटर कर देते हैं। तो इन दोनों, ये हमारे पास किस चीज के लिए है, नीडल डीकम्प्रेशन, इसके थ्रू ये ईयर हम बाहर निकाल देते हैं। फोर्थ नंबर जो है, फिफ्थ नंबर, वो है डिसओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है अब मुझे पता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अगर बंदे को पता न चले कि किस तरह मैं खड़ा हूँ तो इसको डिसओरिएंटेशन कहते हैं। तो वियर आई एम, कि मैं कहाँ पे हूँ, वियर आई एम, सिंपल है। अब ये डिसओरिएंटेशन की क्यों होती है ऑपरेशन के बाद, तो इसकी जो मोस्ट कॉमन काज है तो वो हाइपॉक्सिया है, ऑक्सीजन की कमी है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हम मोस्ट कॉमन काज हाइपॉक्सिया है, बट मे बी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसमें मे बी ड्यू टू यूरीमिया, यूरीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया एटसेट्रा। तो अब ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट जो है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें किस तरह पता चलेगा कि किस चीज की वजह से, तो आस्क फॉर एबीजी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी जी, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिसओरिएंटेशन के लिए क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन काज हाइपॉक्सिया, तो ऑक्सीजन देंगे। तो ट्रीटमेंट क्या है, रेस्पिरेटरी थेरापी। चलो, सिंपल है। अब तीसरा हमारे पास हो सकता है, लेकिन ये डिलीरियम ट्रेमंस, सिक्स नंबर, अच्छा, सिक्स नंबर डिलीरियम ट्रेमन, डिलीरियम ट्रेमंस। डिलीरियम ट्रेमंस क्या है, ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें हेलुसिनेशन होती है। ये कौन से पेशेंट में, जब अल्कोहलिक पेशेंट, अल्कोहलिक। अब अब देखो, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन से पहले ये अल्कोहल को हम स्टॉप करेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि अल्कोहल को स्टॉप करें। तो अब जब ये अल्कोहल स्टॉप करे तो फिर इसकी तबीयत खराब होगी, और फिर इसमें क्या होगी, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या है, कि कोई चीज ना हो उनको दिखाए, कि अब वो कहे कि इस दीवार पे बर्ड अप्लाई कर रहा है, या इस तरह कोई जो चीज हो ना उनको देखते हैं, हेलुसिनेशन। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट ये है कि हम उसको ये अल्कोहल देंगे, लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट इसकी क्या है, बेस्ट, तो हम आईवी बेंजोडाइजिपिन देंगे, आईवी बेंजोडाइजिपिन, और इसके साथ ओरल अल्कोहल भी दे सकते हैं, लेकिन ये अब नॉर्मल कंडीशन में अनकॉमन है, अनकॉमन। बेंजोडाइजिपिन इज बेस्ट फॉर, इसमें क्या होती है, हेलुसिनेशन। अगर मतलब ये पेशेंट ऑपरेशन के बाद इस तरह का कि जो कुछ चीज ना हो उनको सुनाई देता है, और जो मतलब कुछ हो ना और उनको दिखाई देता है।
ओरल, तो ओरल अल्कोहल हम देंगे। बेंजोडाइजिपिन हम आई, हाँ, हाँ, अल्कोहल मतलब ये अल्कोहलिक पेशेंट, इसका मतलब ये है कि उसने पहले अल्कोहल ले रहा था, ठीक है, फिर इसके हमने सर्जरी की तो अल्कोहल हमने स्टॉप किया है। तो ये मसला किस चीज, हेलुसिनेशन किस चीज की वजह से है? अल्कोहल उसने छोड़ा है। हेलुसिनेशन का मतलब है कि वो इस तरह कहेंगे कि बर्ड इज फ्लाइंग, लेकिन अब ये बर्ड फ्लाई नहीं कर रहा नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन उनको देखता है, दिखाई देता है कि ये बर्ड फ्लाई कर रहा है। फाल्स मतलब चीज ना हो उनको दिखाई देता है। अच्छा, इसके साथ साथ यूरेनरी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। यूरेनरी कॉम्प्लिकेशन, यूरेनरी कॉम्प्लिकेशन में यूरेनरी रिटेंशन हो सकते हैं। यूरेनरी रिटेंशन, यूरेनरी रिटेंशन। अब यूरिनरी रिटेंशन पेशेंट want to pass, urge to pass, patient urge to pass but cannot pass urine, but cannot pass urine। अब इसमें इसकी जो सिंपल बेस्ट ट्रीटमेंट है वो कैथेटराइजेशन है। कैथेटर हम इसमें लगाते हैं, कैथेटराइजेशन। और इस कैथेटर का नाम क्या है? पुली कैथेटर, पुली कैथेटर। अब दो, अगर फिर हम देखेंगे दो टाइप के इस तरह एमसीक्यूज। एक जीरो आउटपुट है, बिल्कुल यूरिन नहीं है, जीरो आउटपुट, तो आपके ख्याल में फिर कौन सी कंडीशन हो सकते हैं? या तो इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एक, या तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और या ये कैथेटर जो लगाया है तो वो ब्लॉक होगी, ब्लॉक कैथेटर। सिंपल है। और इसकी जो हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, या ब्लैक कैथेटर है तो कैथेटर को साफ करेंगे। अगर लो यूरिन आउटपुट है, लो यूरिन आउटपुट, लो यूरिन, नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितने होते हैं? 0.5 ml पर केजी पर आवर, ये तो नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। अब अगर 0.5 से कम हो, 0.5 ml पर केजी पर आवर, तो फिर हम उसको लो यूरिन आउटपुट कहेंगे। ये लो यूरिन आउटपुट किस चीज की वजह से होती है? या तो फ्लूइड लॉस ज्यादा है तो हम वाटर लॉस, ये किस चीज की वजह से है? वाटर लॉस या फ्लूइड डेफिसिट, फ्लूइड डेफिसिट। और या मसला कहाँ पे है? किडनी में मसला है तो एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या देंगे? तो हम देंगे आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड देंगे 5 ml ऑफ बोलस। हम 500 ml की बोलस इसके ड्रिप लगाएंगे उनको। अगर इसकी वजह से ये मसला इम्प्रूव हो गया, ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या है? फ्लूइड डेफिसिट है, फ्लूइड की कमी हमने पूरा किया तो फिर ये ठीक हो गया, फ्लूइड डेफिसिट है। और नट इम्प्रूव तो फिर एक्यूट किडनी इंजरी है। हमारे पास है फंक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में 1% से कम होता है, मतलब सोडियम जो एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से वो 1% से कम,
तो ये होता है नॉर्मल किडनी, नॉर्मल किडनी। और अगर पर फंक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम 1% से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है ये क्या है, रीनल फेलियर। सिंपल है। अब इसके बाद हमारे पास हो सकते हैं पैरालिटिक इलियस। अच्छा, पैरालिटिक इलियस, पैरालिटिक इलियस, इलियस का मतलब क्या है, पैरालिटिक पैरालिसिस इलियस का। अगर इंटेस्टाइन का जो है वो उसकी कंट्रैक्शन या पेरिस्टालसिस खत्म हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरालिटिक इलियस। तो इसमें क्या होगी पैरालिटिक इलियस में, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। ठीक है। इस पैरालिटिक इलियस में क्या होगी, पहले इसकी फीचर क्या है, एक इसमें तो नो बाउल साउंड, पेरिस्टालसिस ना हो तो फिर बाउल साउंड भी नहीं होगी, तो नो बाउल साउंड, एक बात। दूसरा, इसमें नो पैसेज ऑफ गैसेस, नो पैसेज ऑफ गैसेस। अब हम तब तक पेशेंट को फूड नहीं देंगे ओरल जब तक ये गैस पास न करे, तो इसका मतलब है जब ये गैस पास करे तब तक इसकी पेरिस्टालसिस होगी। इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अगर पेरिस्टालसिस नहीं है तो इसमें क्या होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, लेकिन ये माइल्ड होगी मॉडरेट होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मॉडरेट। ठीक है। अब इसके लिए एक हमारे पास है ओगिलवाई सिंड्रोम, ओगिलवी सिंड्रोम, ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था। ये दोनों कंफ्यूजिंग है एक दूसरे के साथ, लेकिन इसको देखो, इसको हम फंक्शनल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, फंक्शनल या सीडो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, सीडो ऑब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, सीडो ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों की पेरिस्टालसिस ना हो तो वो पैरालिटिक इलियस है। अगर स्पेसिफिक कोलन वो एक्सपेंड हो जाए उसकी पेरिस्टालसिस नहीं होते तो वो इगिलवी सिंड्रोम है। तो इसमें क्या होते हैं, कोलन एक्सपेंड, एक्सपेंड मेसियोली। ठीक है। और ये फंक्शनल, इसकी मतलब इसमें कोई मसला नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन फंक्शनल इसकी मसला है पेरिस्टालसिस की। तो फंक्शनल, तो इसमें कोलन क्या होती है, एक्सपेंड मेसिव। अब दोनों में क्या फर्क है, इसमें बाउल साउंड पहले होते हैं, ओगिलवी सिंड्रोम में पहले क्या होते हैं, बाउल साउंड, बाउल साउंड इज प्रेजेंट अर्ली, बाउल साउंड प्रेजेंट अर्ली बट एब्सेंट लेट। सिंपल। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे हम। और इसमें दूसरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और ये मेसियोली। सिंपल है। अगर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों की जो मोटिलिटी है पेरिस्टालसिस ना हो तो वो पैरालिटिक इलियस है। सिंपल कोलान की ना हो और कोलान डिस्टेंस एक्सपेंड हो जाए तो ओगिलवी सिंड्रोम है। और ओगिलवी सिंड्रोम में हम क्या करते हैं, पहले इसकी जो ट्रीटमेंट है, रूल आउट, रूल आउट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसकी कंट्रैक्शन के लिए फिर अगर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए नहीं है, बिफोर गिविंग, बिफोर गिविंग
IV न्यूस्टिग्मिन, न्यूस्टिग्मिन सिंपल है। न्यूस्टिग्मिन इसकी पेरिस्टालसिस कराता है, तो इसमें फंक्शन मसला है तो ये खत्म होगी। इविसरेशन, इविसरेशन, इविसरेशन क्या है? तो इस अगर ये लेट सपोज ये एब्डोमेन है और यहाँ पे हमने कट लगाया है और फिर ये क्या किया है, स्टिच किया है, ये क्या किया है, स्टिच। अगर ये ओपन हो जाए तो इसको कहते हैं डिहेसेंस। जिस तरह एडहेशन है तो फिर जब ये ओपन हो जाए ये, तो ये डिहेसन है। अब डिहेसन तो यहाँ के ये जो आर्गन है ये प्रोट्रूड, बाहर प्रोट्रूड हो सकते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एविसरेशन। सिंपल है। तो इसमें लिख ले प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल organ, protrusion of abdominal organ through सर्जिकल साइट। जिस जगह पे हमने सर्जरी किया, सर्जिकल साइट, या इसको हम क्या कहते हैं, वुंड डेहेसेंस, वुंड डेहेसेंस। ठीक है। अब ये बाहर आ जाए तो फिर इसके वजह, इसके लिए हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, ड्रेसिंग। अब ये हम क्या करेंगे, स्टेरिलाइज ड्रेसिंग विद नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के साथ हम नॉर्मल सलाइन पे यू वॉश करेंगे और इसके साथ इसकी ड्रेसिंग करेंगे। क्लोजर ऑफ द वुंड, क्लोजर ऑफ वुंड, इमर्जन क्लोजर ऑफ वुंड। ठीक है। जब डिहेसेंस हो तो हम ये अपनी जगह पे आर्गन को वापस पुश करेंगे और फिर ये दोबारा स्टिच करेंगे। तो ये इसकी एविसरेशन की ट्रीटमेंट है। अब कभी कभार इस तरह होता है, फिस्टुला, फिस्टुला, फिस्टुला। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है और ये क्या है, स्किन है, ये स्किन है। अगर पेशेंट प्रेजेंट हो जाए इस कंडीशन, लेट सपोज ये हमारे पास एब्नॉर्मल कनेक्शन है बिटवीन द स्किन एंड द इंटेस्टाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिस्टुला। अब जेटी में बैक्टीरिया भी है, तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया कहाँ पे लीक होगी, पेरिटोनियम में, यहाँ पे बैक्टीरिया लीक होगी। सिंपल है ना। अब इस बैक्टीरिया की वजह से तो एप्सिस बनेगी और सेप्सिस भी हो सकते हैं। सिंपल। अगर पेशेंट प्रेजेंट हो जाए और इसमें ये पॉइंट मेंशन किया है कि देयर इज फीकल डिस्चार्ज, फीकल डिस्चार्ज, फीकल डिस्चार्ज फ्रॉम द स्किन, तो मे बी वो मसला क्या हो, फिस्टुला। तो फीकल डिस्चार्ज में मसला क्या होते हैं, बैक्टीरिया। अब ये जीआईटी में बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की वजह से तो एब्सेस और पास सेप्सिस बन सकते हैं। और पेशेंट की इस तरह हिस्ट्री दिया है जिसमें वो मेंशन किया है कि फीकल डिस्चार्ज है, तो फिर क्या होगी, वूंड से, तो फिर क्या है, फिस्टुला। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट
इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया हो सकते हैं, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब क्या है? इंक्रीज सोडियम इन द ब्लड। और इसमें क्या है? डिक्रीज सोडियम इन द ब्लड। अब हाइपरनेट्रीमिया क्यों होते हैं? अगर बॉडी से, इसकी काजेस क्या है? ज्यादा वाटर लॉस हो, हाँ, वाटर लॉस ज्यादा हो तो सोडियम बॉडी में ज्यादा होगी, वाटर कम तो वाटर लॉस। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? फ्लूइड देंगे, आईवी फ्लूइड, ठीक है। अब इसके लिए हम फ्लूइड देंगे। दूसरा, इसमें हाइपर, अगर सलाइन देना, हम गिविंग फ्लूइड, और हमने तो इसमें हाइपरटोनिक सलाइन देंगे या हाइपोटोनिक। ये हाइपरटोनिक हाइपरनेट्रीमिया है तो इसमें हम हाइपोटोनिक सलाइन, और नॉर्मल सलाइन हमारे पास 0.9% इसमें इनिशियल होता है। तो हाइपोटोनिक में हम हाफ देंगे तो इसमें क्या होगी? डी डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज, और हाफ क्या? NaCl, नॉर्मल सलाइन। तो अब देखो इसमें क्या है? 5% डेक्सट्रोज, और हाफ, इसकी हाफ कितने हैं? 0.45, 0.45 NaCl। यस, एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। सोडियम जिधर भी हो तो वो वाटर इसके साथ इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर के साथ सोडियम नहीं जाते। अब देखो इसकी वजह हाइपोनेट्रीमिया की वजह से क्या हो सकते हैं? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया क्यों होते हैं? अगर बॉडी से पोटाश सोडियम की लॉस ज्यादा हो तो इसके लिए हम क्या देंगे ट्रीटमेंट? इसमें हम देंगे रिस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक, ठीक है। और दूसरा, हम डायूरेटिक्स देंगे कि ये फ्लूइड वाटर लॉस हो जाए तो फिर इसकी आइसोटोनिक कंडीशन में आ जाएगी, तो डायूरेटिक्स। और सवियर कंडीशन में, जब इसकी सवियर सिम्टोमेटिक कंडीशन में हम क्या देंगे? नॉर्मल सलाइन नहीं, इसमें हम हाइपरटोनिक सलाइन देंगे, हाइपरटोनिक सलाइन, और वो 3% NaCl इसमें होती है। सिंपल है, ये सवियर कंडीशन में ये देंगे। मतलब सेरेब्रल एडीमिया इसकी वजह से हो सकती है, हाइपोनेट्री में सेरेब्रल एडीमिया कंफ्यूजन इसकी वजह से हो सकती है। हाइपरकिलीमिया एंड हाइपोकिलीमिया। हाइपोकिलीमिया और हाइपरकिलीमिया। पहले तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितने हैं? सोडियम की नॉर्मल वैल्यू 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इससे कम हो तो हाइपोनेट्रीमिया, इससे ज्यादा हो हाइपरनेट्रीमिया। और पोटाशियम की 3.5 से लेकर 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये ब्लड में हम काउंट कर देते हैं। तो 3 पॉइंट से कम हो, 3.5 से, हाइपोकिलीमिया में 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होगी, और इसमें 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होगी। विच वन इज मोर डेंजरस? इसमें हाइपरकिलीमिया मोर डेंजरस है, इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब हाइपोकिलीमिया है
तो हाइपोकिलीमिया की वजह से क्या हो सकती है? इसकी वजह से मसल वीकनेस, मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, क्रैम्प्स, कंस्टिपेशन, ये हो सकता है। ठीक है, अब हाइपोकिलीमिया, हाइपोकिलीमिया की ट्रीटमेंट क्या है? एक बात याद रखिए, पीएच जो है, पीएच, तो ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटाशियम, जिधर पोटाशियम ज्यादा हो तो पीएच वहां पे कम होगी। अब ये ट्रीटमेंट हाइपोकिलीमिया की क्या है? हम पोटाशियम देंगे तो ओरल रिप्लेसमेंट, ओरल रिप्लेसमेंट। अब ओरल रिप्लेसमेंट ले लेके ये प्रेफर्ड, ये प्रेफर्ड, हम इसको प्रेफर करेंगे, प्रेफर्ड। अब इस ये किस तरह देंगे? तो पोटाशियम, पोटाशियम पिल या लिक्विड, सिंपल। इसके में हम क्या देंगे? प्रेफर तो ये है कि ओरली दे पोटाशियम। दूसरा, हम आईवी भी दे सकते हैं, आईवी पोटाशियम। अब ये हाइपरकिलीमिया करा सकता है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हमारे पास ईसीजी पे जब हम देखें तो ईसीजी पे यू वेव होगी, यू वेव ऑन ईसीजी। ठीक, अब आईवी पोटाशियम देंगे लेकिन ये स्लोली देंगे, ये क्या देंगे? स्लोली। इसकी क्या स्पीड होनी चाहिए? 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, हम इस रफ्तार से देंगे। ठीक, तो ये हम आईवी पोटाशियम भी दे सकते हैं। अब हाइपरकिलीमिया में क्या होगी? तो हाइपरकिलीमिया की वजह से हमारे पास एक पहले तो टिंगलिंग, टिंगलिंग, नमनेस, नमनेस एंड इवेंचुअली कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। अब इसमें लिख ले, ये मोर कॉमन है, ये मोर कॉमन है, वेरी कॉमन। और ये क्या है? लेस कॉमन, लेस कॉमन बट मोर डेंजरस। हाइपरकैलिमिया कंडीशन में ईसीजी पे किस तरह वेव होती है? टाल टी वेव, टाल टी वेव ऑन ईसीजी। अब इसके लिए ट्रीटमेंट सिंपल, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का मैकेनिज्म ये है कि ये तो पोटाशियम कम नहीं करता, लेकिन ये इस तरह है कि इसकी पोटाशियम की जो हार्ट को अफेक्ट कर देता है, इससे ये प्रिवेंट कर देती है। तो इसमें लिख ले, डू नॉट, डोंट डिक्रीज पोटाशियम बट प्रिवेंट a heart from electricity of potassium, of potassium, सिंपल। दूसरा, इंसुलिन इसमें हम दे सकते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? कैल्शियम ग्लूकोज को कम करना, और ये पोटाशियम ब्लड से सेल में एंटर कर देती है। तो हम क्या दे सकते हैं? इंसुलिन दे सकते हैं, इंसुलिन देंगे। ये लेट सपोज ये हमारे पास क्या है? ब्लड है, ये सेल है, तो ये इंसुलिन पुश कर देते हैं पोटाशियम इनटू द सेल, और सेल तो पोटाशियम बेक है, इसके अंदर ये एंटर कर देता है, तो इसकी वजह से मसला नहीं होती। अब ये इंसुलिन हम देंगे तो इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगी, ग्लूकोज की लेवल कम होगी, तो इसके साथ हम क्या देंगे? डेक्सट्रोज, कि ग्लूकोज की लेवल कम ना हो और पोटाशियम अंदर सेल के अंदर चला जाए। सिंपल है। अब और तीसरा, इसके लिए हम दे सकते हैं कि ये पोटाशियम को हम पीसेस में निकालें, तो वो कौन, हम क्या देंगे इसके लिए? सोडियम, सोडियम पॉलीस्टाइरीन। सोडियम पॉलीस्टाइरीन का काम क्या है? एक्सक्रीट पोटाशियम एंड एक्सक्रीट
पोटाशियम एंड फीसेस। तो ये इसके लिए ट्रीटमेंट है। कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंसुलिन, सोडियम पोलिस्टाइरिन ये दे सकते हैं। ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकोनेट हो तो ये हम चूज करें। इसमें कोई क्वेश्चन है तो